कर दियो हाँ। तो हम प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस पढ़ रहे थे, उसमें सारी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट प्रूव हो गई थी ना। लास्ट बचा हुआ था 8। ठीक है। तो ये मॉडुलस क्यों लगाया जाता है आपको समझ में आता है? हाँ। नहीं नहीं, ये बेवकूफ़ी वाली बात बताए हो। ठीक है। क्यों लगाया जाता है? अगर नेगेटिव भी है तो उसको भी पॉजिटिव कर दो। ठीक है। मे भी हो सकता है कि मॉड एक्स लेस देन वो मॉड वाई उस टाइम पे नेगेटिव हो जाए, तो मॉड लगाने से क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। और आप लोगों का वो 400 रुपये वाला रिवोक हो गया होगा आईडी ना। हाँ, और वो प्लान खत्म 29 फरवरी तक का ही था। लीप ईयर है। दैट्स इज लीप ईयर। ठीक है। 4 साल में एक बार आता है। ठीक है। 4 साल में एक बार आता है। वो खत्म है। ठीक है। वो खत्म है। ठीक है। जिनका अभी रिसेंट में है, जो बहुत रिसेंट में बहुत बाद में क्लास ज्वाइन किए, उनका नहीं रिवोक किया गया है। ठीक है। बाकी पुराने लोगों का सबका रिवोक कर दिया गया है। ठीक है। तो तुम लोग सोच रहे हो कि बंद कैसे हो गया, तो किया गया है। ठीक है। वो किया गया है। ठीक है। किया गया है कि बंद कैसे हो गया। ठीक है। इसके पहले जो आप प्रूफ किए थे उसमें क्या था? ट्रायंगल इनइक्वलिटी। और ट्रायंगल इनइक्वलिटी में क्या था कि कोई भी रियल नंबर हो एक्स प्लस वाई, तो दिस इज लेस आर इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। ठीक है। इसी चीज को यूज करना है यहाँ पे। आपको क्या करना होगा कि जो सिंगल एक्स है उसको दो टर्म के सम के रूप में लिखना है। ठीक है। तो आप कैसे लिख सकते हो? दो टर्म के सम के रूप में लिखना और बना रहे एक्स। यू कैन राइट दिस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स। ठीक है। ये, ठीक है, जाग रहे हो? फिर वाई हो गया। हाँ। ठीक है। अब सही। ठीक है। ठीक। ठीक है। यू कैन राइट दिस एक्स प्लस वाई प्लस माइनस वाई। ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है। माइनस वाई इज नथिंग बट प्लस माइनस ऑफ वाई। ठीक है। एंड दिस इज लेस आर इक्वल टू मॉड एक्स प्लस वाई। अब ये आप लगा दोगे। ठीक है। एक्स की जगह एक्स प्लस वाई है और वाई की जगह माइनस वाई है। ठीक है। ये आया आपका बाई 7, बाई ट्रायंगल इनइक्वलिटी। बाई ट्रायंगल इनइक्वलिटी। बाई ट्रायंगल इनइक्वलिटी। और दिस इज नथिंग बट मॉड एक्स प्लस वाई। आपको एक ऑब्जर्वेशन देखो, ऑब्जर्वेशन में लिखाया गया था कि मॉड माइनस एक्स, प्रूव भी किया गया था, मॉड माइनस एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। था ना आपके ऑब्जर्वेशन में? आप ऑब्जर्वेशन देखो। ऑब्जर्वेशन। तो मॉड माइनस वाई की जगह क्या लिख सकते हो?
मॉड वाई, ठीक है। एज मॉड माइनस वाई इज इक्वल टू मॉड वाई, ठीक है। ओवरऑल देखोगे, देखो ये इसके बराबर था, फिर इसके बराबर ये हुआ, फिर लेस आर इक्वल टू, तो ओवरऑल इसका इसके साथ रिलेशन क्या बनेगा? लेस आर इक्वल ही तो बनेगा। एक बार आ गया ना लेस आर इक्वल, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये लेस आर इक्वल, और ये इसके बराबर, ठीक है। ये इसके बराबर, तो ओवरऑल इसका इसके साथ रिलेशन क्या होगा? लेस आर इक्वल का, लेस आर इक्वल का, ये चीज समझना है। एनालिसिस इज द गेम ऑफ इनइक्वलिटी। एनालिसिस जो है खूब सारा इनइक्वलिटी का गेम है। इनइक्वलिटी अगर आपको दिक्कत हो रही है तो फिर प्रॉब्लम में फंस जाओगे आप। ये इसके बराबर, ये चीज सेम एज इट इज बराबर, लेकिन ये एक बार लेस आर इक्वल हो गया ना, और ये चीज अगली लाइन के बराबर है, ये चीज अगली लाइन के बराबर है, ठीक है। ओवरऑल इसका इसके साथ रिलेशन देखोगे तो लेस आर इक्वल का बना रहेगा। तो सो मॉड एक्स लेस आर इक्वल टू मॉड एक्स प्लस वाई प्लस मॉड वाई। आप सीधे इसको इसके साथ जब रिलेट करोगे तो लेस आर इक्वल बना होगा, ठीक है। इसके बाद आपको एक प्रॉपर्टी सिखाई गई है कि एक नंबर दोनों साइड जोड़ने से, अगर एक नंबर दोनों साइड जोड़ रहे हो इनइक्वलिटी में, ये सब करवाया जा चुका है, तो इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो प्लस वाई का जो एडिटिव इनवर्स है उसको दोनों साइड ऐड कर दो। दिस इंप्लाइज मॉड एक्स माइनस मॉड वाई लेस आर इक्वल टू मॉड एक्स प्लस वाई प्लस मॉड वाई माइनस मॉड वाई, ठीक है। इनइक्वलिटी में आप कोई नंबर, आपको बताया गया था कि ए लेस देन बी हो तो इम्प्लाई हो जाता है ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी फॉर एवरी सी बिलोंग्स टू आर। कुछ भी आर में रियल नंबर हो, निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो, वाट एवर, निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो, ये हर आर के लिए सही है। वही चीज आप यहाँ अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। वही चीज यहाँ अप्लाई कर रहे हो। ये इससे लेस देन है, आप ये इसमें दोनों साइड मॉड वाई के एडिटिव इनवर्स को ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो दैट इज, दिस implies मॉड एक्स माइनस मॉड वाई इज लेस आर इक्वल टू। आप एसोसिएटिव लॉ लगाओगे तो ये दोनों जब एक साथ करोगे ये क्या प्रोड्यूस कर देगा? इसका एडिटिव इनवर्स ही तो है, इसका एडिटिव इनवर्स है, तो यहाँ जीरो आ जाएगा। तो बचा क्या? केवल मॉड एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो मॉड एक्स माइनस मॉड वाई इज लेस आर इक्वल टू मॉड एक्स प्लस वाई, ठीक है। जो आप ये किए हो कि हर एक्स वाई के लिए ये सही बात है, ठीक है। अभी जो आप कर रहे हो एक्स वाई आर्बिट्री लेके चल रहे थे ना, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, यानी ये बात हर एक्स वाई के लिए सही है। अब एक्स वाई का रोल इंटरचेंज कर दो, एक्स वाई का रोल इंटरचेंज कर दो। इंटरचेंजिंग, इसको आप वन कर दो, इंटरचेंजिंग। नहीं तो फिर थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप मॉड वाई लेके चलते हैं ना तो फिर भी वही काम हो जाता है। अगर आप अलग से करना चाह रहे हो, थोड़ा समय आपके पास ज्यादा है, तो मॉड वाई लेके चलो, सारी कहानी करोगे तो यही आएगा। इंटरचेंजिंग एक्स एंड वाई इसी इक्वलिटी में, जब आप हर एक्स वाई के लिए कह रहे हो तो एक्स की जगह वाई कर दो, वाई की जगह एक्स कर दो, वैलिडिटी में कोई फर्क नहीं होगा, ठीक है। तो वी हैव मॉड वाई माइनस मॉड एक्स लेस आर इक्वल टू, और ये वही चीज है, क्योंकि एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है। एडिशन क्या होता है? कॉम्यूटेटिव होता है। तो मॉड वाई प्लस एक्स मॉड एक्स प्लस वाई ही है, ठीक है। दैट इज, दैट इज मतलब इसी को दूसरे अर्थात यहां से अगर आप माइनस बाहर कर लो, इसमें से माइनस बाहर कर लो, तो क्या बचेगा? मॉड एक्स माइनस मॉड वाई, इसमें से माइनस बाहर की हो केवल, ठीक है। लेस आर इक्वल टू मॉड एक्स प्लस वाई, क्योंकि ये इसके बराबर हो गया। लेस आर इक्वल टू मॉड एक्स प्लस वाई। एकदम आपके सामने चीजें हो रही हैं, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, ठीक है। ये लेस आर इक्वल टू दिस, और चूंकि एडिशन कॉम्यूटेटिव है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ओवरऑल इसका रिलेशन क्या होगा? दिस इज लेस आर इक्वल टू दिस, ठीक है। और इसमें से क्या किए? माइनस बाहर कर लिए, ठीक है, माइनस बाहर कर लिए। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कर दो, ठीक है। फिर वही कहानी, ये नंबर, ठीक है, ये नंबर इस उसी नंबर से छोटा है जिससे ये नंबर, दोनों नंबर सेम नंबर से छोटे हैं। तो बार बार आपको कराया गया था ना कि अगर x लेस आर इक्वल टू अल्फा हो, y लेस आर इक्वल टू अल्फा हो, तो इनका जो मैक्स होगा
वो भी क्या होगा, फैक्ट याद करो, लेस आर इक्वल टू अल्फा। ये कर लिखवाया हूँ फैक्ट आपको कि अगर दो नंबर और एक ही नंबर से लेस आर इक्वल हैं, जैसे यहाँ समझो यक्स की जगह ये है, ठीक है, वाई की जगह ये है, लेकिन अल्फा दोनों जगह एक ही है, अल्फा दोनों जगह एक ही है। तो दिस इम्प्लाइज दैट मैक्स ऑफ दिस क्वांटिटी मॉड एक्स माइनस मॉड वाई माइनस मॉड एक्स माइनस मॉड वाई, एक्स वाई की जगह ये है, ठीक है, इसका जो मैक्स होगा, ठीक है, मैक्स ऑफ मॉड एक्स माइनस मॉड वाई माइनस दिस, ठीक, दिस क्वांटिटी, ये भी लेस आर इक्वल होगा मॉड एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब आप बताओ मैक्स ऑफ एक्स और उसका निगेटिव हो तो ये क्या दे देता है, मॉड एक्स। आप देखो सेम ही क्वांटिटी है, एक्स की जगह ये सोचो, और ये भी एक्स ही तो है, वही है, तो एक्स माइनस एक्स, ये वही सेम क्वांटिटी यहाँ विथ माइनस साइन, तो ये क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज, इसकी जगह क्या लिख दोगे, मॉड, और मॉड के अंदर ये क्वांटिटी मॉड एक्स माइनस मॉड वाई लेस आर इक्वल टू एक्स प्लस वाई। लेकिन आया कहाँ मॉड एक्स माइनस वाई, कहाँ एरर हो गई। थोड़ा सा आप लोग एक संशोधन कीजिएगा, कुछ करना नहीं है, ठीक है, बस मैं बता रहा हूँ, कुछ करना नहीं है वो, आप शुरुआत में ही आप लोग ध्यान नहीं दिए, ठीक है, ये यहाँ पे आपको अपने कॉपी में जाके ये थोड़ा ये कर लो, ठीक है। आप बस इतने चेंजेस करने होंगे, ठीक है, एक्स माइनस वाई प्लस वाई लिखना था, ठीक है, आपको ये चीज लिखनी, ये तो आप मिस लिखे ही नहीं कहीं, ठीक है, एक्स माइनस वाई, ठीक है, एक्स माइनस वाई प्लस वाई, फिर ट्रायंगल, आप बाकी आगे सब सही है, ठीक है, यहाँ माइनस वाई मत लिखना, फिर वाई हो जाएगा ये, और फिर इसको एक आगे ट्रायंगल इनइक्वलिटी, बस इतने चेंजेस करने होंगे, और जहां जहां फिर आपका एक्स प्लस वाई है वहां माइनस वाई कर देना, ठीक है। पहले कर लो, नहीं तो तुम लोग कर भी नहीं पाओगे, ठीक है, जहां जहां ये प्लस लिखे हो ना, प्लस की जगह माइनस, और ये लिखने की जरूरत नहीं है अब, ठीक है, ये काट देना, ठीक है। शुरुआत में ही आप एक्स प्लस वाई माइनस वाई, एक्स माइनस वाई लेके चलना चाहिए था, ठीक है, पहले इतना संशोधन कर लो, ठीक है, ठीक है। तो आपका क्या, बस नीचे भी ये करना है, पहले यहाँ तक कर लेने दो, आधे लोग नहीं कर पाते हैं ना, तो डर है तो कि आधे लोग माइनस बना लें, नहीं तो उनका प्लस ही बना रहेगा ये, ठीक है, बीच बीच में क्लास भी तो गोला मारते हैं, ठीक है, तो पहले यहाँ तक आप करेक्शन कर लो, ठीक है, फिर मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। आप इंटरचेंज करोगे, फिर नीचे जब इंटरचेंज करोगे तो यहाँ वाई माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है, वाई और एक्स इंटरचेंज होगा तो वाई माइनस एक्स, और वाई माइनस एक्स एक्स माइनस वाई के मॉड के बराबर होगा। क्यों होगा, कोई इसका वजह बता सकता है, क्योंकि यहाँ लिख लेना एज मॉड ऑफ वाई माइनस एक्स
इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस वाई माइनस एक्स। ठीक है, ठीक है, वाई माइनस एक्स का मॉड उसके निगेटिव के मॉड के बराबर होगा, और ये आपका मॉड एक्स माइनस वाई होगा। ठीक है, मॉड एक्स माइनस वाई, मॉड वाई माइनस एक्स मॉड एक्स माइनस वाई के बराबर क्यों होगा, इसका रीजन मैंने लिख दिया, आप लोग भी लिख दीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ जब ये इसके बराबर हो गया तो यहाँ भी माइनस कर देना। ठीक है, और फिर यहाँ माइनस हो गया। ठीक है, और फिर यहाँ पे माइनस कर देना। ठीक है, तो अब आपकी बात प्रूव हो गई, मॉड एक्स माइनस वाई इज ग्रेटर आर इक्वल टू, जब इसको पहले लिखोगे, इसको आप पहले लिख दिए, तो मॉड एक्स माइनस वाई इज ग्रेटर आर इक्वल टू मॉड ऑफ मॉड एक्स माइनस मॉड ऑफ वाई। ठीक है, आप एक बार कॉपी चेक कर लो, सारे इम्प्रूव सुधार कर लिए हो ना, कहीं पे प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस तो नहीं बचा हुआ है। ठीक है, चेक करो उसको, चेक कर लो कुछ इसमें। ठीक है, ये आपको आजकल बचपन में ही बताया जाता है। अगर जो रियल नंबर्स हैं, ठीक है, एक देखो रियल नंबर को दो, थोड़ा सा ध्यान देना, मैं क्या बताना, रियल नंबर्स को दो तरीके से समझते हैं। एक ऐसे, एक बैग समझो, मेरा बैग थोड़ा आपके जो बैग जैसा बना कि नहीं। ठीक है, ऐसा ही तो होता है बीच, ये तो कमर जैसा बन गया यार। ठीक है, गड़बड़ हो गया। ठीक है बीच में तो आदमी मतलब मैं ही बन गया। ठीक है, मैं ही बन गया। ठीक है, ऐसे बैग, ऐसे समझ लो। ठीक है, कि इसके अंदर ये सारे रियल नंबर पड़े हुए हैं। थोड़ा समझने की कोशिश करो कि क्या अंतर होता है आर में। अभी जब सिर्फ आपके पास आर है तो ऐसे पड़े हुए हैं। ठीक है, जब आप, अब दो तरह के मैथमेटिशियन हैं, एक अलजेब्राइस्ट हैं, ठीक है, जो अलजेब्रा करते हैं। ठीक है, और एक हमारे गोल वाले हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, इनमें इनके यहाँ आर्डरिंग का कोई मतलब नहीं होता है, कहाँ एक है, कहाँ दो है, कहाँ तीन है, कहाँ चार है, कहाँ रूट टू है, कहाँ रूट फाइव है, एक कहाँ सेवन है, कहाँ वन बाई टू है, इनसे कोई मतलब नहीं है। उनमें आर्डर फार्डर का कोई मतलब ही नहीं होता है। लेकिन अपने वहाँ एनालिसिस वालों में आर को कभी भी ऐसे ट्रीट नहीं किया जाता। ठीक है, आर को कभी भी ऐसे नहीं, क्योंकि आर के पास आर्डर एक्जियम है। यू हैव द आर्डर एक्जियम। आर्डर एक्जियम मीन्स कि एक्स पॉजिटिव। ठीक है, आप यहाँ एक मार्क कर लिया रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट, जिसको आप जीरो से दिखाते हो। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट जिसको आप जीरो से दिखाते हो। अगर इससे बड़ा कोई नंबर है तो वो इस साइड, जो पॉजिटिव रियल नंबर्स होते थे, यानी एक्स ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या, पॉजिटिव रियल नंबर्स वो सारे इस साइड होंगे। ठीक है, और आर्डर भी होगा, अगर जो एक्स यहाँ लिख रहे हो और वाई यहाँ लिख रहे हो तो इसका मतलब वाई एक्स से बड़ा होगा, वाई एक्स से बड़ा होगा। तुम लोगों की तबीयत खराब है क्या? मेरी खराब है, लेकिन तुम लोगों की कहाँ लग रही है खराब, कि थक गए होगे पढ़ते पढ़ते? देखो, थक गए हो क्या पढ़ते पढ़ते? ऐसा लग रहा है जैसे सही में तुम लोग बीमार जैसे लग रहे हो, मतलब सारे के सारे बीमार चल रहे हो। ठीक है, ठीक है तो अगर आप रियल एक्स वाई ऐसे लिख रहे हो तो वाई एक्स से बड़ा होगा। ठीक है, हाँ, मतलब एनालिसिस वालों के लिए आर्डर मैटर करता है, आर्डर मैटर करता है, कौन किससे बड़ा है ये मैटर करता है। अलजेब्रा वालों के लिए आर्डरिंग ऑर्डरिंग का कोई लेना देना नहीं है, ये आप कभी देखेंगे आगे तो आपको पता चलेगा दोनों लोगों में बड़ा फर्क है। इसीलिए एनालिसिस इज मच मच हार्डर देन अलजेब्रा, क्योंकि अलजेब्रा
एक प्रॉपर्टी लैग कर जाती है, ऑर्डरिंग, उसमें ऑर्डरिंग है ही नहीं। उसमें सम जोड़ जोड़ घटाना गुणा भाग यानी फील्ड एक्जियम से ही काम चल जाता है। जितने फील्ड एक्जियम्स पढ़े हो ना, उतने से ही अलजेब्रा हो जाती है। एनालिसिस के लिए आपको ऑर्डर एक्जियम चाहिए, और एक और एक्जियम चाहिए, तो दैट इज नोन एंड कंप्लीटनेस एक्जियम। और वही तो मैं बताया था, हार्ट ऑफ द रियल एनालिसिस। अगर वो निकाल दो, फिर रियल एनालिसिस का कोई मतलब ही नहीं है। तो आपके लिए जो आर होगा, एनालिसिस वालों के लिए जो आर होगा, तो ज्योमेट्रिकली, आप इसमें लिखिए ज्योमेट्रिकली वी रिप्रेजेंट ए रियल नंबर, ए रियल नंबर, ज्योमेट्रिकली वी रिप्रेजेंट ए रियल नंबर ऑन ए स्ट्रेट लाइन। और इस लाइन को बोला जाता है नंबर लाइन। ब्रैकेट में लिख देना, ये नंबर लाइन के नाम से जाना जाता है, नंबर लाइन, ठीक है। रिप्रेजेंट ए रियल नंबर ऑन ए स्ट्रेट लाइन एंड वाइस वर्सा भी सही है, कि अगर कोई पॉइंट, आप कोई भी रियल नंबर लोगे उसको इस लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप -1 लिए तो आप इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। वाइस वर्सा ये कहता है कि कोई भी पॉइंट अगर इस लाइन पे लोगे, वो एक यूनिक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। एंड ईच पॉइंट ईच पॉइंट ऑन दिस लाइन रिप्रेजेंट्स ए यूनिक रियल नंबर। यूनिक रियल नंबर मतलब हर रियल नंबर, दोनों बातें समझना, हर रियल नंबर को इस लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। और कन्वर्स भी सही है, कि अगर कोई भी पॉइंट इस पे पकड़ोगे तो एक यूनिक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। यानी इसका मतलब रियल नंबर आर और इस लाइन के बीच में 1-1 करस्पॉन्डेंस है, 1-1 करस्पॉन्डेंस है। हर पॉइंट एक यूनिक रियल नंबर से एसोसिएट होगा, हर पॉइंट एक यूनिक रियल नंबर से एसोसिएट होगा। इसी में लिखो आगे कि इफ एक्स वाई, जो आप डायग्राम बनाए, इफ वाई इज राइट, इफ वाई इज, वाई क्या है, एक्स के राइट में है ना। इफ वाई इज राइट टू एक्स, ठीक है, इफ वाई इज राइट टू एक्स ऑन द रियल लाइन, ऑन द नंबर लाइन, ऑन द नंबर लाइन, अगर वाई एक्स के राइट में है, ठीक है, कोई वाई एक्स लिया और वाई एक्स के राइट में है, तो देन हमेशा जो वाई होगा वो ग्रेटर आर इक्वल टू एक्स होगा, ठीक है। हो सकता है इसी के बराबर भी हो, लेकिन बड़ा होगा पक्का है, ठीक है। तो अगर एग्जैक्टली राइट में है तो ग्रेटर देन एक्स होगा। अगर उस पॉइंट को भी कंसीडर कर रहे हो तो ग्रेटर आर इक्वल टू एक्स होगा, ठीक है। तो नंबर लाइन में जैसे ही आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे, ठीक है, आप लेफ्ट, मतलब इधर से लेफ्ट, ये हुआ ना, लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे, आपके नंबर बढ़ते जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब इसमें ऑर्डरिंग भी है, ठीक है। देखो, जो मैं दो तरीके से बताया था कि नंबर सिस्टम दो, एक तो ये हुआ था कि एक जो मैथमेटिक्स की ग्रुप है, वो N Z Q R ऐसे बनाते हैं। आपके वहाँ उल्टा थ्योरी चल रही है। आपको पहले आर बता दिया गया कि आर नामक एक चीज है, ठीक है, आर नामक एक चीज है, आर इंट्रोड्यूस हुआ। अब उस आर के सहारे आपको N Z Q और इरेशनल नंबर बनाने हैं, ठीक है। दोनों को समझ, बात, ये बात समझने की कोशिश करो कि आपके जो सिलेबस में वो मेंशनिंग ये है कि आपको पहले आर बता दिया जाता है, कि यू हैव समथिंग आर, जो फील्ड एक्जियम सेटिस्फाई करता है, आर्डर एक्जियम सेटिस्फाई करता है, कंप्लीटनेस एक्जियम सेटिस्फाई, ऐसा सेटिस्फाई करने वाले जंतु का नाम है रियल नंबर्स, ठीक है, रियल रियल नंबर सिस्टम, ठीक है। आर आपके पास है, अभी आपके पास यन नहीं है, अब इस आर के सहारे आपको यन बनाना है। यन मतलब जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर जानते हो, फिर इंटीजर्स बनाना है, फिर रेशनल नंबर्स बनाना है,
फिर इरेशनल नंबर्स बनाना है। तो वन बाई वन कंस्ट्रक्शन ऑफ एन जेड क्यू और सेट ऑफ इरेशनल नंबर को आप क्यू डैश से दिखाते हो, क्यू डैश, ठीक है, फ्रॉम आर। क्योंकि आर आपके पास है, उसको इंट्रोड्यूस करा दिया गया, उसके सहारे आप इनको बनाओगे, ठीक है। आराम से पढ़ना, बहुत ऐसे बहुत सीरियस होके नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये बहुत छोटी चीजें हैं, ठीक है। और बीमार थोड़ा कम होया करो, बीमार तो मैं भी हूँ लेकिन थोड़ा कम हुआ करो, ठीक है। बीमार होना इस समय बड़ा खतरनाक है, इस समय एग्जाम टाइम है, मुझे एग्जाम तो नहीं देना है, ठीक है, लेकिन आप लोगों को आप बीमारी से बचिए, ठीक है। और मैं तो सोचो सुबह उठा हूँ और उठा उठा भागा भागा, उसका सर दर्द कर रहा है, ठीक है। सर दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है। सुबह उठा हूँ, नहाया भी नहीं हूँ, ठीक है। नहाता तो जनरली मैं नहाता तो वैसे भी नहीं हूँ, ठीक है। मैं सोचो कि मैं इतना भागा भागा आया हूँ, ठीक है, भागा भागा, थोड़ा तब भी लेट ही हो गया होगा, ठीक है। एक डिफिनीशन लिखिए, डिफिनीशन। ए सबसेट ए ऑफ आर, ए सबसेट ए, ये ए मतलब एनी, और ये सबसेट का नोटेशन है ए, ठीक है। ए सबसेट ए ऑफ आर इज सेट टू बी इंडक्टिव, इंडक्टिव सेट, इंडक्टिव सेट। और कुछ लोग इसको सक्सेसर सेट भी बोलते हैं, ठीक है, सक्सेसर सेट। ए सबसेट ए ऑफ आर इज सेट टू बी इंडक्टिव सेट, उसी का नाम सक्सेसर सेट भी है, एक ही बात है, एक ही आदमी है, दोनों एक ही आदमी के दोनों नाम है, ठीक है, इंडक्टिव सेट, सक्सेसर सेट। इफ कुछ तो कंडीशन होगी, अगर आप कह रहे हो कि इंडक्टिव सेट कहोगे तो कुछ तो उसमें खासियत होगी। वो खासियत क्या है? फर्स्ट वन की जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है आर की, कितने लोगों को याद है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आर की, जिसको आप वन से डिनोट करते थे, वन, वो इसमें आना चाहिए ए में। वन बिलोंग्स टू ए, ठीक है, वन बिलोंग्स टू ए, ठीक है। पहली शर्त ये है कि ए में वन आना चाहिए, पक्का है, ठीक है। दूसरी ये है कि अगर यक्स ए में है, ठीक है, सक्सेसर का मतलब ये होता है कि अगर यक्स ए में तो उसका अगला वाला भी आना चाहिए, ठीक है। तो यक्स अगर ए में है तो तुरंत पक्का है, इंप्लाइज दैट, यही कहता है ना कि अगर ये हो रहा है तो तुरंत अगला वाला भी होना चाहिए, तो यक्स प्लस वन भी आपका ए में आना चाहिए। अगर कोई सेट इन दो बातों को सेटिस्फाई कर रहा है, कोई आर का सबसेट इन दो बातों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसको क्या बोलोगे? इंडक्टिव सेट या सक्सेसर सेट, इंडक्टिव सेट या सक्सेसर सेट, ठीक है। आप कोई एग्जाम्पल दे सकते हो? कैन यू गिव मी एग्जाम्पल? एक तो बहुत ही ट्रिवियल एग्जाम्पल होगा, आप खुद ए आर ही ले लो, कह रहे हो कि ना ए आर का सबसेट है, तो आर भी तो आर का सबसेट है, पूरा ए आर ही ले लो। एग्जाम्पल वन, लेट ए इक्वल टू आर, ठीक है, पूरा ए आप आर ही ले लिए, सबसेट ही तो कह रहे हो, तो आर का सबसेट आर भी है, ठीक है, ए इक्वल टू आर। और और आपको पता है कि आर के अंदर वन है, ठीक है, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी जो हो रही है, सिंस या वी नो दैट वन बिलोंग्स टू ए, क्योंकि ए आप पूरा आर लिए हो, आर के अंदर तो वन है ही, ठीक है। और अगर आप एक्स आर में ले रहे हो, आर मतलब ए, ठीक है, अगर एक्स आर में है तो देन एक्स प्लस वन सी में चला जाएगा, सी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, वो भी तो आर में ही होगा, क्योंकि आर प्लस से क्लोज्ड है, एडिशन से क्लोज्ड है। अगर एक्स आर में है और वन तो आर में है ही, वन तो आर में है ही, तो एक्स अगर आर में है, वन आर में है, तो उनका सम भी कहाँ होगा? आर में ही होगा, ठीक है, आर में ही होगा। अगर एक्स आर में है, वन आर में है, तो एक्स प्लस वन भी आर में होगा, ठीक है। आप बताओ क्या दोनों बातें जो इंडक्टिव सेट के होने होनी चाहिए वो हो रही है कि नहीं?
वेन एवर एक्स आर में है तो एक्स प्लस वन भी आर में आ जा रहा है, मतलब ए में आ जा रहा है। सो और वन तो ऑलरेडी है ही, यानी दोनों बातें सेटिस्फाई हो रही हैं। ठीक है। तो आर इज एन इंडक्टिव सेट इन आर। आर खुद इंडक्टिव सेट है आर के अंदर। ठीक है। बस डिफिनीशन से चेक किए, डिफिनीशन की दोनों शर्तें पूरा कर रहा है। ठीक है। ये तो बड़ा ट्रिवियल सा एग्जाम्पल है, कोई नॉन ट्रिवियल एग्जाम्पल आप बता सकते हो? ठीक है। आर इंडक्टिव सेट है आर के अंदर खुद, इसके अलावा कोई इंडक्टिव सेट मिल सकता है? ठीक है। हम्म? आप एक पी पढ़े थे, पी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है। तो लेट ए इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू आर, और ये था क्या, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का कलेक्शन। एक्स ग्रेटर देन जीरो, पी क्या था? आप पी प्रिसाइजली लिख चुके हो। एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स ग्रेटर देन जीरो, एक्स ग्रेटर देन जीरो। अब आप चेक करो ये दोनों बातें इसके लिए होल्ड कर रही है कि नहीं। मतलब इस ए को, ए इक्वल टू पी लिए, इस पी को इंडक्टिव सेट दिखाना है, वी हैव टू शो दैट पी इज एन इंडक्टिव सेट इन आर। इंडक्टिव सेट तब होगा जब वो दोनों बातें सेटिस्फाई, पहली बात तो वन इसमें आना चाहिए, और दूसरी अगर यक्स पी में आ रहा है तो यक्स प्लस वन भी पी में आना चाहिए। ये दोनों बात आप जब ही दिखाओगे तभी आप कह सकते हो कि पी इंडक्टिव सेट है। तो इंडक्टिव सेट की वो शर्त है। ठीक है। वन तो आएगा। क्यों आएगा वन? क्योंकि वन ग्रेटर देन जीरो, ये प्रूव हो चुका है। ठीक है। तो सिंस वन ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, ए स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो था ना, मैं पर्टिकुलर को इसमें प्रूव किया हूँ, आप इस पढ़ते रहो, इस समय जितना पढ़ाया जा रहा है सब पढ़ के जाओ, सब के सब इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे एग्जाम में आएंगे। ठीक है। तो एकदम उतना ही पढ़ना है जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, ज्यादा इधर उधर भटकना नहीं है, और रोज का रोज पढ़ते रहो। ठीक है। सिंस वन इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, और आप पी में आने की यही शर्त है कि जो भी जीरो से बड़ा हो गया वो पी में आ जाएगा, तो सो वन बिलोंग्स टू पी। ठीक है। तो इंडक्टिव सेट होने की जो पहली शर्त है वो पी पूरा कर रहा है कि वन पी के अंदर है। ठीक है। और फिर उसके बाद दूसरा जो दिखाना है कि एक्स अगर पी में है तो एक्स प्लस वन भी पी में आना चाहिए, तो उसको दिखाने का मैथमेटिक्स में तरीका क्या है, आप आर्बिट्रेरी एक्स लो पी में, लेट एक्स बिलोंग्स टू पी, और दिखाओ कि एक्स प्लस वन भी पी में आ जाए, एक्स प्लस वन भी पी में आ जाए। तो अगर एक्स पी में है, आप ही बताओ, अगर एक्स पी में है तो एक्स क्या होगा, पी में आने की शर्त क्या है, ग्रेटर देन जीरो। तो अगर एक्स पी में है तो एक्स ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है। अब दोनों साइड आप वन ऐड कर दो, दोनों साइड वन, आपको सिखाया गया ना कि अगर ग्रेटर देन हो या लेस देन हो, सबके लिए दोनों साइड ऐड करने से इक्वलिटी चेंज नहीं होती है। तो दिस इंप्लाइज एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन जीरो प्लस वन। ठीक है। जीरो प्लस वन, वन ऐड कर दिया, इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी। ठीक है। दैट इज दैट इज मतलब वही चीज, एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन वन, और वन आपका पता है क्या है, एक्स प्लस वन ग्रेटर देन वन आ जाएगा, और वन आपका पता है जीरो से बड़ा है, इसका मतलब फिर एक्स प्लस वन का जीरो के साथ क्या रिलेशन हो गया, ग्रेटर देन जीरो। और जब ही एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो हुआ तो एक्स प्लस वन कहाँ चला आएगा, पी में। हैंस पी इज एन इंडक्टिव सेट इन आर। पी इज एन इंडक्टिव सेट इन आर। अगर आपसे पूछा जाए कि डिफाइन इंडक्टिव सेट एंड गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंडक्टिव सेट, आप उस सवाल का जवाब दे पाओगे कि नहीं? बिल्कुल दे लोगे, डिफिनेशन लिख लोगे, जो एग्जाम्पल वन टू में से जो आपको पसंद आए वो एग्जाम्पल लिख देना। ठीक है। ठीक है।
सबसे पहले आप एन को बनाओगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ एन, ठीक है। आपकी मेजर जो हेडिंग थी यही थी कि आर से आपको एन जेड क्यू और इरेशनल नंबर बनाना है। बीच में एक डिफिनीशन इंट्रोड्यूस कराया गया इंडक्टिव सेट का, ठीक है। इंडक्टिव सेट का, ठीक है। इंडक्टिव सेट का, ठीक है। कंसीडर द फैमिली। अब आपके सामने फैमिली शब्द एक नया आया होगा। आप सोच रहे हो कि फैमिली क्या है? फैमिली मतलब सेट। जब आप जो भी सेट बनाने जा रहे हो उसमें खुद सेट आते हैं, उनको फैमिली या क्लास बोला जाता है। ये टर्मिनोलॉजी सीख लो। फैमिली मतलब वो सेट ही है, लेकिन उसके अंदर जो आ रहे हैं एलिमेंट वो खुद अपने आप में सेट हैं, ठीक है, खुद। तो कंसीडर द फैमिली। आप ऐसे बनाए राउंड यस। राउंड यस, मैं अपने ही नाम से शुरुआत कर दिया, राउंड यस। ऐसे बनाइए राउंड यस, समझते हो ना आप? ये बना पाओगे कि नहीं? एक बार मैं फिर से बनाऊं, ठीक है। बना लोगे ना? ठीक है। रा- ठीक है। ठीक है, राउंड एस। और इसमें आप क्या ले रहे हो? यस। यस। और यस की शर्त क्या है? यस इज एन इंडक्टिव सेट इन आर। यानी राउंड एस जो फैमिली में, वो खुद एक सेट है। उसमें सेट आ रहे हैं, और उस सेट की शर्त क्या है? कि सारे जितने भी इंडक्टिव सेट आर में हो सकते हैं, जितने भी इंडक्टिव सेट आर में हो सकते हैं, सबको इस फैमिली में इकट्ठा कर लिया जा रहा है, ठीक है। यस सच दैट यस इज एन इंडक्टिव सेट इन आर, मतलब दिस इज द कलेक्शन ऑफ या सेट ऑफ, द सेट ऑफ, ये अब जो आप बनाए हो, द सेट ऑफ ऑल इंडक्टिव सबसेट्स ऑफ आर। जितने भी इंडक्टिव सबसेट्स हो सकते हैं सब इसमें आप इकट्ठा कर लिए। कुछ भी छूट नहीं रहा है। जितने भी इंडक्टिव सेट आर में हो सकते हैं सबको आप इस राउंड यस में इकट्ठा कर लिए हो, ठीक है। यहां तक बात आपको ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं ना है? ठीक है। अब आप जो ये सेट बनाए हो या ये जो फैमिली बनाए हो, कहीं ऐसा ना हो कि ये इम्पटी हो जाए। मैथमेटिक्स को थोड़ा आराम आराम से पढ़ना चाहिए। पहले आप कोई चीज बनाए, फिर नेक्स्ट आपको ये सोचना चाहिए कि ऐसा ना हो कि इसमें कुछ आए ही ना, ठीक है। बना तो लिए, बहुत हम ख्वाब बनाते हैं ऐसे कि ये बनना है, ये करना है, ऐसे करना है, फिर टूट जाते हैं, ठीक है। फिर टूट जाते हैं। कहीं ऐसा ना ख्वाब बनाया और टूट गया, ठीक है। यस बनाया और कुछ आया ही नहीं, ठीक है। तो आप मुझे पहले ये बताओ कि यस के अंदर कुछ ऐसा ना हो कि यस इम्पट्टी हो जाए। पहले आपको दिखाना कि यस नॉन इम्पट्टी, राउंड यस नॉन इम्पट्टी होगा, यानी इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट आएंगे। व्हाट इज द आर्गुमेंट बिहाइंड दिस? क्या आर्गुमेंट दोगे? हाँ, हाँ बिल्कुल सही है। आप इन आप कह रहे हो सारे इंडक्टिव सेट जितने भी हैं वो यस में हैं, तो पी आपका क्या है? इंडक्टिव सेट है ना आर में, इसका मतलब पी यस में आएगा। दोनों एग्जाम्पल, आर भी आपका इंडक्टिव सेट है, इसका मतलब आर भी इसमें आएगा। तो सिंस, ठीक है, पी एक ही लिखना, ज्यादा मत लिखना, चाहे पी चाहे आर को। बहुत लोग बहुत ज्यादा लिखते हैं, बहुत ज्यादा एनालिसिस में लिखा जाता, काम भर के। बी प्रिसाइज, ठीक है। पी इज एन इंडक्टिव सेट। इंडक्टिव सेट इन आर लिखो या सबसेट ऑफ आर, एक ही बात है। नहीं तो आधे लोग इस टर्म में भी घुस उसी में परेशान हो जाएंगे। कभी सबसेट ऑफ आर लिख दे रहे हैं, कभी सेट इन आर लिख दे रहे हैं, एक ही बात है। सबसेट ऑफ आर लिखो चाहे सेट इन आर लिखो, ठीक है। इंडक्टिव सेट इन आर, ये आप देख चुके हो, इसके पहले ही तो किए हो, ठीक है। और जो भी इंडक्टिव सेट आर में होगा वो पक्का आपका कहाँ आ जाएगा? तो पी बिलोंग्स टू राउंड एस। अब आप कह सकते हो कि सो राउंड एस में इज नॉन इम्पटी। कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा, कम से कम दो तो आपको दिख ही रहे हैं, ठीक है। मतलब जो आप ड्रीम देख रहे हो सक्सेस होने के चांसेज हैं, ठीक है। सक्सेस होने के चांसेज हैं, नॉन इम्पटी है। इसमें कम से कम एटलीस्ट पी आ गया, ठीक है। अब जितने इसमें मेंबर आ रहे हैं, ठीक है, जितने इसमें मेंबर आ रहे होंगे, जितने भी, हमें नहीं पता कितने आ रहे होंगे, जितने भी आ रहे होंगे, मतलब सारे इंडक्टिव सेट, जितने भी इंडक्टिव सेट आ रहे होंगे, ठीक है, सबका इंटरसेक्शन ले लो, ठीक है। वी डिफाइन इंटरसेक्शन को आप ऐसे लिखते हो ना,
इंटरसेक्शन ऑफ एस, एस मतलब ये वाला यस, और इसमें जितने भी आ रहे हैं तो यहाँ क्या लिखोगे, यस फ्रॉम राउंड यस। ये लिखने का तरीका है मैथमेटिक्स में, यस बिलोंग्स टू राउंड यस, यानी राउंड यस में जितने यस हैं सबका इंटरसेक्शन ले ले रहे हो, यानी इसमें जितने भी मेंबर हैं सबका इंटरसेक्शन ले ले रहे हो, ठीक है। तो वी डिफाइन इसी इंटरसेक्शन यस, यस बिलोंग्स टू राउंड यस, ये लैंग्वेज समझ पा रहे हो ना, द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ राउंड यस, यानी राउंड यस में जितने एलिमेंट है सबका इंटरसेक्शन ले ले रहे हो, ठीक है। इंटरसेक्शन एक अगेन नया सेट आएगा, ठीक है, नया सेट आएगा ना, सारे का इंटरसेक्शन ले लिया खुद अपने आप में एक नया सेट होगा, इसी को डिफाइन किया जाता है, वी डिफाइन इंटरसेक्शन एस बिलोंग्स टू राउंड यस, ठीक है, इंटरसेक्शन यस, यस बिलोंग टू राउंड यस एज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, या इसी को नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं। एनालिसिस्ट के लिए नेचुरल नंबर नहीं होता, अलजेब्रा वाले नेचुरल नंबर, फिर वही बात आ जाती है, नेचुरल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर एक ही चीज होता है, आप लोग समझिएगा, दोनों एक ही आदमी का नाम, नेचुरल नंबर बोलो चाहे पॉजिटिव इंटीजर बोलो, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर मैं साफ साफ लिख दिया हूँ कि एज इस जो इंटरसेक्शन आया एक नया सेट आएगा और उसी सेट को आप डिफाइन कर रहे हो, डिफाइन कर रहे हो, वी डिफाइन इंटरसेक्शन एस, एस बिलोंग्स टू राइट, इसमें जितने भी एलिमेंट हैं सबका इंटरसेक्शन लेकर के जो एक नया सेट आएगा उसी को डिफाइन कर रहे हो एज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर्स, आर नेचुरल नंबर्स, ठीक है। इट इज, अब इस सेट को जो ये सेट आ रहा है आपका, ये जो सेट आ रहा है, ठीक है, इसी सेट को आप डिनोट करोगे, इट इज डिनोटेड बाई दिस सिंबल, जो आपकी पहले, जो आप पहला थोड़ा बहुत पहले से ही जानते हो, 10 यन इज नथिंग बट, आप इसी सेट को डिफाइन कर रहे हो, ठीक है, जो आया ना इसी को आप इससे डिनोट करोगे, ठीक है। तो 10 यन इज नथिंग बट इंटरसेक्शन यस बिलोंग्स टू राउंड एस यस, आपसे कंस्ट्रक्शन यन का पूछा जाएगा तो आप यही लिखोगे ऐसे जैसे मैं लिखा हूं, ठीक है। इस सबका इंटरसेक्शन जितने भी राउंड एस में मेंबर आ रहे हैं वही यन है आपका, वही यन है, ठीक है। ठीक, यहां तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं है ना, अगर यहां तक सब समझ में आ रहा तो आगे। अब माई क्लेम इज दैट कि जो यन है, जो ये इंटरसेक्शन बनाए हो, ठीक है, ये ये स्मॉलेस्ट इंडक्टिव सबसेट होगा आर का, ठीक है। क्लेम, क्लेम यन, और यन आपका है राउंड यस बिलोंग्स टू राउंड एस यस, ठीक है, इंटरसेक्शन यस, यस बिलोंग टू राउंड एस इज द स्मॉलेस्ट, अंडरलाइन द वर्ड स्मॉलेस्ट, ठीक है, इज द स्मॉलेस्ट इंडक्टिव सबसेट ऑफ आर, की बार सबसेट ऑफ, सेट इन आर ने लिखा, सबसेट ऑफ आर, मैं जानबूझ के लैंग्वेज बदलता हूँ कि आप रटो मत, पैटर्न मत पकड़ो, ठीक है, ये आदमी जैसे रख रहा है वैसे हमको रटना है, ठीक है। जो चीज आप क्लेम करते हो ऐसा आपका दिल कह रहा है, जिसे इंट्यूशन बोलते हैं मैथमेटिक्स की दुनिया में, इंट्यूशन, आपको कुछ चीज महसूस होती है, ठीक है, जो चीज महसूस होती है फिर उसको आपको प्रूव करना होगा, ठीक है। तो ये आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि क्योंकि इंटरसेक्शन ले रहे हैं, ये सबसे छोटा बनने जा रहा है, इंटरसेक्शन सबसे छोटा हो जाता है ना, जैसे ए है बी है, ए इंटरसेक्शन बी लेते हो तो ए इंटरसेक्शन बी छोटा नहीं हो जाता है, तो आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये सबसे छोटा इंडक्टिव सबसेट बनने जा रहा है आर का, लेकिन आपको प्रूव करना पड़ेगा, मैथमेटिक्स में जब तक कोई चीज प्रूव न हो जाए तब तक आपको कन्विंस नहीं होना है, ठीक है। तो कैसे प्रूव करोगे कि ये स्मॉलेस्ट इंडक्टिव सबसेट ऑफ आर है, और ये प्रूव करने के लिए क्या क्या आप दिखा दोगे तो ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा, पहले आपको पता होना चाहिए कि हमें इसे दिखाने के लिए क्या क्या दिखाना पड़ेगा। क्या कह रहा है, स्मॉलेस्ट इंडक्टिव सबसेट ऑफ आर, तो सबसे पहले आप क्या दिखाओगे, हाँ पहले तो दिखाओगे कि ये इंडक्टिव सबसेट है, और फिर दिखाओगे कि ये स्मॉलेस्ट है, फिर दिखाओगे कि ये स्मॉलेस्ट है, फिर आप दिखाओगे कि ये स्मॉलेस्ट है, तो
तो सबसे पहले आपको दिखाना है कि ये इंडक्टिव सेट, तो कैसे दिखाओगे? फर्स्ट वी शो दैट intersection S belongs to round S is an inductive सबसेट ऑफ R। दिखाओ जरा। ठीक है, दिखाने का तरीका वही है कि 1 इसमें आना चाहिए, और अगर x इसमें आ रहा है तो x+1 भी इसमें आना चाहिए। ठीक है, इंडक्टिव सेट दिखाने का दुनिया में एक ही तरीका है, पूरे यूनिवर्स में किसी भी आदमी से पूछोगे वही दो चीज दिखानी होगी इंडक्टिव सेट के लिए, कि 1 इसमें आ जाए, यानी इसके अंदर 1 भी आ जाए। पेन नहीं लिया हूं क्या अभी? इसके अंदर 1 भी आ जाए, और साथ साथ अगर x इसमें आए तो x+1 भी इसमें आ जाए। ठीक है, पहले आप 1 कैसे आएगा इसमें? क्योंकि जितने जितने भी यस यहाँ लिखे हो वो सारे के सारे क्या है? इंडक्टिव सेट। तो सिंस यस इज एन इंडक्टिव सेट, इन आर फॉर एवरी यस बिलोंग्स टू राउंड एस, कि राउंड एस में जितने भी हो सब इंडक्टिव सेट हैं। आप डिफिनेशन में जाओ, राउंड एस की साफ साफ लिखा गया है, जितने भी राउंड एस में एलिमेंट सब इंडक्टिव सेट हैं। और अगर इंडक्टिव सेट है, इसका मतलब 1 अगर कह रहा है कि वो इंडक्टिव सेट है तो इंडक्टिव सेट होने की शर्त पूरा करेगा, इसका मतलब 1 उस एस में आएगा। तो 1 बिलोंग्स टू एस फॉर ऑल एस बिलोंग्स टू राउंड एस, जितने भी एस में राउंड एस में मेंबर है सबके अंदर 1 आएगा। ठीक है, अब आप अगर कह रहे हो कि 1 राउंड एस के सारे मेंबर के अंदर आ रहा है, जब आप कहो कि 1 आपका ए के अंदर भी आ रहा है, 1 आपका बी के अंदर भी आ रहा है, 1 आपका सी के अंदर भी आ रहा है, तो 1 आपका तीनों के इंटरसेक्शन के अंदर भी नहीं आ जाएगा? वही बात तो यहाँ भी हो रही है, जब आप कह रहे हैं कि 1 सारे ही यस में आ रहा है, इसका मतलब 1 सारे यस के इंटरसेक्शन में आ जाएगा। तो दिस इंप्लाई 1 बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन एस, यस बिलोंग्स टू राउंड एस, क्योंकि इसके हर मेंबर में 1 आ रहा है, इंटरसेक्शन में चला आएगा। ठीक है, 1 बिलोंग्स टू, अब यही चीज आप एन लेके चल रहे हो, दिस इज इक्वल टू एन। ठीक है, पहली बात आप दिखा लिए कि इंडक्टिव सेट होने की जो पहली शर्त है कि 1 इसमें आना चाहिए था, 1 इसमें आना चाहिए था, 1 इसमें आ गया। ठीक है, दूसरा क्या है, और उसको दिखाने का सिंपल तरीका कि आप x लो, लेट x बिलोंग्स टू राउंड इंटरसेक्शन यस बिलोंग्स टू राउंड यस, ये, और यही आपका, यह ना लिखो न लिखो, बात ऊपर एक बार लिख दिए हो ना, बात खत्म। ठीक है, x इसमें है। ठीक है, और अगर यस इंटरसेक्शन में है, ठीक है, आप ही बताओ इंटरसेक्शन की डिफिनेशन क्या कहती है, कि अगर x इंटरसेक्शन में है, इसका मतलब x सारे s में होगा। ठीक है, देन बाय डिफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन, बाय डिफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन x बिलोंग्स टू s फॉर ऑल s बिलोंग्स टू राउंड s। अगर x इंटरसेक्शन में आ रहा है, इसका मतलब सारे s में आएगा। इंटरसेक्शन में आने का मतलब क्या है, कि राउंड s के सारे मेंबर में आएगा। ठीक है, एंड सिंस यस इज, और यस क्या है, जितने भी यस हैं वो सब इंडक्टिव सेट है। सिंस यस इज एन इंडक्टिव सेट इन आर, इन आर फॉर ऑल एस बिलोंग्स टू राउंड एस। ठीक है, क्योंकि राउंड एस की डिफिनेशन ही यही है, उसमें जो भी ले रहा हो सबके सब क्या है, इंडक्टिव सेट। ठीक है, तो सिंस एस इज इंडक्टिव सेट इन आर फॉर ऑल एस बिलोंग्स टू राउंड एस, और अगर यस इंडक्टिव सेट है और यक्स यस में आ रहा है तो x+1 भी आएगा, पक्का है। ठीक है, क्योंकि यस इंडक्टिव सेट है। ठीक है, तो x+1 बिलोंग्स टू s फॉर ऑल s बिलोंग्स टू राउंड s। ठीक है, एंड दिस इंप्लाइज, फिर वही बात,
कि अगर सारे यस में आ रहा है तो इंटरसेक्शन में भी आ जाएगा, ठीक है। x+1 बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन यस, यस बिलोंग्स टू राउंड यस। राउंड यस को राउंड यस की तरह लिखना, पता चला दोनों ही एक का यस लिख रहे हो, ठीक है। दैट इज एन, ठीक है। हेंस जब दोनों बातें आप दिखा लिए, हेंस एन इक्वल टू इंटरसेक्शन यस, यस बिलोंग्स टू राउंड एस इज एन इंडक्टिव सेट। ये खुद इंडक्टिव सेट हो गया। इंडक्टिव सबसेट ऑफ आर। अब बचा क्या दिखाने के लिए क्लेम में? स्मॉलेस्ट। अब किसी चीज को स्मॉलेस्ट दिखाने का मैथमेटिक्स में एक ही ट्रिक है, एक ही चीज है। स्मॉल, आप कह रहे हो कि ये स्मॉलेस्ट इंडक्टिव सेट है, इसका मतलब आप कोई दूसरा इंडक्टिव सेट लो अगर, ठीक है, तो वो स्मॉलेस्ट ना हो, ये स्मॉलेस्ट होना चाहिए। इसका मतलब आप मैथमेटिकली क्या बोलोगे? अगर कोई दूसरा इंडक्टिव सेट ले रहे हो तो उसका एन के साथ क्या रिलेशन होना चाहिए? ग्रेटर नहीं, सेट के अंदर ग्रेटर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं कभी आप। अरे मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, आप ये बताओ सेट में आप लेस आर इक्वल टू क्या कहोगे? ठीक है, सेट में लेस आर इक्वल क्या होता है? ठीक है, एलिमेंट में लेस आर इक्वल तो समझ में आता है। अगर आपको दिखाना है कि यन स्मॉलेस्ट है, तो कोई अगर दूसरा इंडक्टिव सेट ले रहे हो, इसका मतलब यन उसमें कंटेन हो जाए, सबसेट हो जाए। स्मॉलेस्ट दिखाने का यही तरीका है, ठीक है। तो लेट एक्स बी एन इंडक्टिव सबसेट ऑफ आर। तो आपको यह दिखा देना है कि जो ये यन है इसका भी सबसेट हो जाएगा, तब यन स्मॉलेस्ट, यानी कोई दूसरा होगा तो वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। स्मॉलेस्ट का मतलब क्या है कि कोई इंडक्टिव सेट दूसरा ले रहे हो तो यन उसके अंदर कंटेन हो जाए, तब यन स्मॉलेस्ट हो जाएगा, ठीक है। आप कैसे दिखाओगे कि यन इज सबसेट ऑफ दिस? ठीक है, यन इज सबसेट ऑफ एक्स, यानी जो ये यन बनाए हो एक्स का सबसेट है, ठीक है। आप बताओ अगर यक्स इंडक्टिव सबसेट है आर का, तो यक्स का राउंड यस के साथ क्या रिलेशन होगा? राउंड कंटेन ने बिलोंग बोलते हैं उसको, बिलोंग कर जाएगा, ठीक है, बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि सारे इंडक्टिव सेट तो आप इकट्ठा कर लिए राउंड यस में। तो अगर यक्स इंडक्टिव सबसेट है आर का, ठीक है, देन देन बाय डिफिनीशन ऑफ राउंड यस, जो राउंड यस की डिफिनीशन है उसके हिसाब से यक्स तुरंत चला जाएगा राउंड यस के अंदर। यक्स बिलोंग्स टू राउंड यस, ठीक है, क्योंकि दुनिया भर का सारा इंडक्टिव सेट तो आप राउंड एस के अंदर रख दिए हो, और जो ही एक्स इंडक्टिव सेट मानोगे वो राउंड एस के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो हमको सेट थ्योरी का एक रिजल्ट बताओ, अगर ए सबसेट बी है तो इसका ए के साथ क्या रिलेशन होगा? ए सबसेट बी का ए के साथ क्या रिलेशन होगा? जब आप सेट का रिलेशन में पूछता हूं तो सबसेट का बताना है, सबसेट होगा कि सुपर सेट होगा ये आपको बताना है। तो ये सबसेट होगा इसका, ठीक है। यक्स आपका राउंड एस के अंदर है, ठीक है। तो सो सिंस इंटरसेक्शन यस, यस बिलोंग्स टू राउंड यस, यानी जितने भी यस में मेंबर है सबका इंटरसेक्शन ले रहे हो, ठीक है, तो ये सबसे छोटा हो जाएगा। इसका मतलब ये सबसेट किसका होगा? यहाँ क्या लिखोगे? इंटरसेक्शन यस, यस बिलोंग्स टू राउंड, यही बात। ए इंटरसेक्शन बी ए का भी सबसेट होगा, ए इंटरसेक्शन बी बी का भी सबसेट होगा। वही चीज आपको यहाँ अप्लाई करना है जनरल फॉर्मेट में। अगर आप कह रहे हो इंटरसेक्शन एस बिलोंग्स टू यस, ये इंटरसेक्शन हर यस में कंटेन होगा, हर यस में कंटेन होगा, इस सबसेट ऑफ एस फॉर ऑल एस बिलोंग्स टू राउंड एस। इस बात को आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आप इंटरसेक्शन ले ले रहे हो, तो जितने यस में एलिमेंट सबका इंटरसेक्शन ले ले रहे हो, तो जो इंटरसेक्शन होगा वो यस के हर मेंबर का सबसेट होगा, हर मेंबर का सबसेट, लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। अब यहीं से कहानी खत्म हो गई, ठीक है। जब आप कह रहे हो कि जो ये है ये यस के हर मेंबर का सबसेट है, ये तो बात कर रहे हो, यस राउंड यस के हर मेंबर का सबसेट है, और यक्स आपका कहाँ है, तो ये फिर किसका सबसेट हो जाएगा? कहानी खत्म, ठीक है। तो दिस इज सबसेट ऑफ
कामा के बाद लिखना यस बिलोंग्स टू राउंड एस, यस इज सबसेट ऑफ एक्स। क्योंकि आप साफ साफ लिख रहे हो कि दिस इज सबसेट ऑफ एस फॉर ऑल यस बिलोंग्स टू राउंड एस। ठीक है, यानी राउंड एस के हर मेंबर का ये सबसेट होगा इंटरसेक्शन। और यक्स आपका कहाँ है? राउंड एस में। इसका मतलब ये इसके साथ क्या रिलेशन बनाएगा? ये उसमें कंटेन हो जाएगा। ठीक है, सबसेट ऑफ एक्स। ठीक, दैट इज, और यही आपका क्या है? यन। इसी को तो आप यन डिफाइन किए हो। आप अगर कोई दूसरा इंडक्टिव सेट एक्स ले रहे हो तो यन उसका सबसेट हो जा रहा है। यन उसका सबसेट हो रहा। अब आप कह सकते हो कि यन इज द स्मॉलेस्ट। इंडक्टिव सेट पहले ही दिखा चुके थे यन को। यन को इंडक्टिव सेट पहले ही दिखा चुके थे। अभी आप स्मॉलेस्ट भी दिखा दिए। स्मॉलेस्ट दिखाने का मतलब कि कोई दूसरा अगर इंडक्टिव सेट है तो यन उसका सबसेट हो जा रहा है। तो देयरफॉर 10 यन, जिसको आप इस तरह से, ये डिफिनेशन में बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि एग्जाम में डिफिनेशन में नहीं आधे लोग लिख पाते हैं। ठीक है, तो यन जो इस तरह से डिफाइन है, इज द स्मॉलेस्ट इंडक्टिव सबसेट ऑफ आर। और ये बहुत बड़ी बात है, यानी इसका मतलब आर के अंदर यन से छोटा स्मॉलेस्ट इंडक्टिव सेट हो ही नहीं सकता। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? नहीं, ये बात जो आप किए हो, ये कह रहा है कि जो आर है उसके अंदर यन से छोटा कोई सेट, ठीक है, इंडक्टिव सेट हो ही नहीं सकता है। जैसे मैं आपसे कहूं, क्या ये 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, ये सारे इवन आप पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हो। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, क्या ये इंडक्टिव सेट हो सकता है? कतई नहीं हो सकता, क्योंकि आपने प्रूव कर दिया कि यन से छोटा कोई हो ही नहीं सकता इंडक्टिव सेट। तो ये इंडक्टिव सेट हो ही नहीं सकता। चीजें पढ़ना और उसको अप्लाई करना बड़ी बात होती है। एप्लीकेशन मिसिंग हमारे एजुकेशन सिस्टम में। आप पढ़ रहे हो, रट रहे हो, और जान नहीं रहे हो कि हम क्या क्या कर रहे हैं, और इस वजह से वो भूलते हो क्योंकि आप उसे अप्लाई नहीं करते हो। जब ये बात हो गई तो इसका मतलब यन से कोई, यानी यन का कोई सबसेट या यन से छोटा कोई सेट होगा, वो कभी भी इंडक्टिव सेट नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है। और इंडक्टिव सेट और यन को बनाने का आपको तरीका भी पता चल गया। यन, अब ओवरऑल सब पढ़ लिया, मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ एन? ठीक है, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ एन? इतना पढ़ने के बाद मैं डिफिनेशन पूछ रहा हूँ कि डिफाइन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ एन, डिफाइन एन। ठीक है, ठीक है, आपके सामने है। ठीक है, यही लिख सकते हो। और अगर बहुत अच्छा नंबर पाना चाहते हो तो जैसे मैं बनाया हूँ, वो फैमिली बनाना, इंटरसेक्शन लिखना, फिर डिफिनेशन लिख देना। आप अपने कॉपी में बताओ, वहां तक लिखना जहां मैं लिखा हूँ वी डिफाइन दिस, उतना लिखना। अगर थोड़ा, हाँ, वी डिफाइन दिस, वहां तक का। अगर आप अच्छा लिखना चाह रहे हो, नहीं तो इतने से भी काम चल जाएगा। ठीक है, द एलिमेंट्स, जो भी ये एन आया, द एलिमेंट्स ऑफ एन आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स। जब भी मैं आगे कभी बोलूंगा पॉजिटिव इंटीजर, आप क्या समझोगे? एन का एलिमेंट, एन का एलिमेंट आर पॉजिटिव इंटीजर। अब अगर इंडक्टिव सिंस जो आप जानते हो वो कैसे आता है, सिंस एन इज एन इंडक्टिव सेट, हालांकि वो स्मॉलेस्ट है। इंडक्टिव सेट आपको बचपन में जो आपके टीचर लिखवाते हैं, ठीक है, वो भी तो आपको पता होना चाहिए कैसे आता है। ठीक है,
ठीक है। सिंस n इज एन इंडक्टिव सेट, इसका मतलब क्या होगा कि वन n में बिलोंग कर जाएगा। क्या बात है, अगर इंडक्टिव सेट कर रहे हो तो वन n में होगा। प्रूफ हो चुका है कि इंडक्टिव सेट डिफिनेशन से डिफाइन भी ऐसे ही किए हो, स्मॉलेस्ट इंडक्टिव सेट। अगर इंडक्टिव स्मॉलेस्ट का कोई मतलब नहीं है, आप इंडक्टिव सेट का ही इंडक्टिव सेट होने की वजह से ही वन n में आ जाएगा। और अगर वन n में आ गया तो 10 वन, अगर वन n में आ गया, और इंडक्टिव सेट की एक शर्त और है कि अगर x उस सेट में आ रहा है तो x प्लस वन भी आएगा, तो वन प्लस वन भी आएगा। ठीक है, वन प्लस वन भी आएगा, फिर इसका भी सक्सेसर आएगा, वन प्लस वन का प्लस वन भी आएगा। ठीक है, फिर इसका भी सक्सेसर आएगा। ठीक है, जो आपको लिखवाया जाता है। ठीक है, और इसी को डिनोट कर देते हैं दो से, डिनोट करते हैं दो से। ठीक है, ये सिंबल है, जस्ट सिंबल। यानी दो कुछ नहीं है, वन प्लस वन को ही दो लिख दिया जाता है, वन प्लस वन को ही दो लिख दिया जाता है, और इसी को तीन लिख दिया जाता है। ये चार, और यही आपको बताते होंगे लोग। ठीक है, यही जान लो कि प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं, ऐसा हिंदी मीडियम वाले बोलते हैं। ठीक है, प्रकृति के द्वारा दी गई संख्याएं। ठीक है। हम्म, आपको यही तो बताया जाता है, लेकिन ये आया कहाँ से? अपने 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 डिफिनेशन से देखो, वहां से आया। वन आ गया तो उसका सक्सेसर आ जाएगा, वो आ गया तो उसका सक्सेसर आ जाएगा, वो आ गया तो उसका सक्सेसर आ जाएगा, और यही आपके बचपन से मैच कर गया। ठीक है, तो यन का कंस्ट्रक्शन हो गया। अब नाउ कंस्ट्रक्ट जेड। ठीक है, डिफाइन, आपके पास यन है ना, आप एक सेट डिफाइन कर रहे हो, नेगेटिव ऑफ एन। ठीक है, नेगेटिव ऑफ एन, ये नोटेशन है। ठीक है, जस्ट नोटेशन। ठीक है, सपोज कि एक सेट ए है जिसको हम नेगेटिव ऑफ एन से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें ऐसे एलिमेंट आएंगे। ठीक है, नेगेटिव ऑफ एन में ऐसे एलिमेंट आएंगे कि एन सच दैट इसका जो एडिटिव इनवर्स हो वो एन में बिलोंग करे। सारे नहीं है, क्या आएंगे? अब ध्यान से डिफिनेशन माइनस एन में कैसे डिफाइन किया गया है, इसी को कुछ लोग, कुछ असली डिफिनेशन है, कुछ लोग इसको ऐसे लिख देते हैं, माइनस एन, एन बिलोंग्स टू एन। लेकिन वो बेकार आदमी है, उनको समझ में कुछ है नहीं। ठीक है, आप इसमें एन लिखोगे, लेकिन वे एन आएंगे जिसका एडिटिव इनवर्स निकालो तो वो एन में हो, वो एन में हो। ठीक है, तो अगर आप लिखना चाह रहे हो तो ये भी लिख देना, दोनों सेम ही चीजें हैं। ठीक है, इसका मतलब इसमें क्या आएगा, जैसे माइनस वन इसमें आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि जो इसका एडिटिव इनवर्स है माइनस ऑफ माइनस वन, वो आपका एन में आ रहा है। एक्चुअल डिफिनेशन, वो बहुत जो बारीकियां नहीं समझते हैं ना, वो इतनी बड़ी बड़ी बेवकूफियां करते हैं, उनको पता नहीं, वो लिखते चले जा रहे हैं। है वही चीज, लेकिन आप थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स को थोड़ा किताब में जो लिखा है उससे बियॉन्ड भी सोच सकते हो। ठीक है, कि अगर आपका माइनस वन माइनस एन में आएगा, तब आएगा जब उसका एडिटिव इनवर्स आपका एन में है, और उसका एडिटिव इनवर्स क्या है? वन, वन एन में वही चीज अगर आपसे मैं पूछूं माइनस दो आएगा कि नहीं माइनस एन में? आ- क्यों आएगा? तो आप इसका तुरंत एडिटिव इनवर्स निकालोगे, और वो आपका टू है और वो आपका एन में आ रहा है, इस वजह से माइनस टू आएगा। ठीक है, तो ठीक है, ये आप डिफाइन कर लिए। ठीक है, और ये जो सेट बनाए हो इसको बोला इज कॉल्ड एज, या नोन एज, जो भी लिखना चाहो, नोन एज, कॉल्ड एज द सेट ऑफ, इसको बोला जाता है। आप बोलते हो, कॉल्ड मतलब आप इसको डिफाइन ही कर रहे हो, बोल रहे हो। ठीक है, आप बोलोगे जो ये सेट आया इसको बोलोगे द सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स। आपके पास यन आ चुका था,
उस यन के सहारे आप देखो, आर से पहले यन बनाए, यन का कंस्ट्रक्शन मेन है, सबसे ज्यादा जरूरी है यन का कंस्ट्रक्शन। और यन के सहारे आप निगेटिव यन बनाए, ठीक है, यन के सहारे निगेटिव यन बनाए, ठीक है। अब निगेटिव यन और यन और आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी जीरो है, ठीक है, उन सबके तो डिफाइन ये सिंबल बनाना, ठीक है, ऐसे। आप लोगों को बचपन में इंटीजर को आई से लिखते हैं, आप लोग आई से मत लिखिएगा इंटीजर। अब बीएससी अप टू बीएससी और हायर एजुकेशन जहां भी पढ़ोगे मैथमेटिक्स, कभी भी आई से इंटीजर को नहीं दिखाना है इस सिंबल से। एक्चुअल में ये जिसने खोजा था, ठीक है, ये नोटेशन किसी किसी वर्ड से आया, दिस इज कम्स फ्रॉम जालेन, बताया था ना आपको, ठीक है। जालेन इज द जर्मन वर्ड, ठीक है। और ये जो नोटेशन इंट्रोड्यूस किया था, द ग्रेट, जैसे मैं ग्रेट, ठीक है, वैसे एक आदमी ग्रेट और था, ठीक है, हिल्बर्ट, ठीक है। हिल्बर्ट ने ये नोटेशन यूज किया था। और आज दुनिया भर में यही नोटेशन चल, ये तो बचपन में तुम लोगों को सिखा आई हुई लिख दो, अब वो सब खत्म, आई हुई लिखना, ठीक है। वो जालन सबसे, और जर्मन में जालन का अब जो मतलब होता है इंग्लिश, वो इंटीजर ही होता है। जो जर्मन वर्ड है, उसका जो इंग्लिश मीनिंग होता है, वो इंटीजर ही होता है अपने इंडिया में, ठीक है। यानी उनका जो जालन है, जर्मन वाले इंटीजर को जालन बोलते हैं। जब जर्मनी में जाओगे, अगर वो जालन बोले तो आपको क्या समझना है, व्हेन यू मौका गो टू द जर्मनी, वहां कभी इंटीजर बोलेंगे नहीं, वो जालन जालन बोलेंगे, तुमको जाल और फेंकना है क्या, ठीक है, फेंक दिए जाला उठा के, ठीक है, जाल उठा के फेंक दिए। उनका इंटीजर, तुम्हारा इंटीजर उनका जालन है, ठीक है, उनका जालन। तो जेड, जेड मैं बार बार कह रहा हूं, आप ऐसे बनाइएगा। बहुत लोग जानते हो कैसे बनाते हैं, ऐसे, और फिर ऐसे यहाँ बनाते हैं, ठीक है। आप मेरी तरह से सीखो बनाना भी, थोड़ा सा इसको बढ़ाना, फिर ऐसे करना, ठीक है। और ये डिफाइन करते हो, माइनस एन जो सेट आया, ठीक है, नेगेटिव एन जो सेट आया, यूनियन जीरो, यानी एडिटिव आइडेंटिटी, जिसको जीरो रियल नंबर बोल देते हो, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी। मैथ, वो जीरो तो बहुत रफली लैंग्वेज है, जीरो रियल नंबर हो जाता है, लेकिन वो बेसिकली एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। और यूनियन एन, ठीक है। तो आप, और इसी जेड को, दिस, मतलब दिस मतलब जेड के लिए, दिस इज नोन एज द सेट ऑफ इंटीजर्स। जो जेड डिफाइन की हो, इसी को बोला जाता है नोन एज द सेट ऑफ इंटीजर्स। जेड ही क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स। अब जब जो आप जानते हो 10, आप वाला भी लिख दिया जाए जेड, आप इन सब का यूनियन कर रहे हो, तो अगर -1 कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है, -1, इसमें जो एलिमेंट आएंगे इस टाइप के आएंगे, -n में जो एलिमेंट आएंगे इसी टाइप के तो आएंगे, -1, -2, -3, ठीक है। सेट में आर्डरिंग का कोई, आप लोग सोच रहे हो कि -2 -1 से छोटा है, आपके दिमाग में आ रहा है, मैं जान रहा हूँ। आई, जो आपके दिमाग में समस्या आती है, मेरे दिमाग में तुरंत आ जाता है। आप सोचते हो कि -2 -1 से छोटा है, लेकिन लिख ये आगे रहे हैं। ये नंबर लाइन पे नहीं लिख रहे हो, सेट में आर्डरिंग का कोई मतलब नहीं होता है। सेट में चाहे आप ए बी लिखो और चाहे बी ए लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि मतलब सर को पहले -3 लिखना चाहिए था, फिर -2 लिखना चाहिए था, -1 लिखते जनरली आप वैसे हुए, वैसे ही हो, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे भी लिख देते कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सेट में आर्डर डज नॉट मैटर, ठीक है। तो जेड, यानी यन आपका ये हो गया -n, यूनियन जीरो, और यन आप अभी देख लिया किस तरह से दिख रहा था, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। और जब तीनों सेट का यूनियन कराओगे, तो फिर आपको आपके जैसा दिख रहा होगा, जैसा आपको लिखवाया गया हो, बीच में लिखते रहेंगे जीरो, ठीक है। पहले ही पहले वो लिख देंगे तो बीच में जीरो, यहाँ जीरो लिख दिया, बाकी आगे वाला सब 1 2 3, और फिर आप इधर से
इधर से लिखोगे ना इस साइड से, तो -1, -2, -3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। बट ये उसका कॉन्सिक्वेंस है, डिफिनीशन आप इतना ही लिखना। और एक चीज मैं बताऊं, एग्जाम में ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, जब आपसे डिफाइन जेड पूछा जाए तो इतना लिख के छोड़ देना, ठीक है। यहाँ तक, यहाँ तक ये सब मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि जो आप छोटे स्तर पे जानते हो वहां से भी मैच कर रहा है ये, ठीक है। जीरो, जो जीरो के बारे में जान लो, जीरो को जीरो इंटीजर ही बोला जाता है, ठीक है। जीरो को जीरो इंटीजर, यानी जो एडिटिव आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी को जीरो इंटीजर बोला जाता है, ठीक है, जीरो इंटीजर। न तो ये पॉजिटिव इंटीजर है, न तो ये निगेटिव। एन के एलिमेंट को क्या बोलते हो? पॉजिटिव इंटीजर, क्लियर कट आप जान गए हो। -n के एलिमेंट को मैंने लिखवा दिया, क्या बोलते हो? क्या आपका जीरो दोनों में है? जब जीरो दोनों में नहीं है तो इसका मतलब न तो निगेटिव है, न तो जीरो अलग से एक इंटीजर है, ठीक है। तो नाइदर पॉजिटिव नार निगेटिव इंटीजर। एक चीज बकवास में आप लोगों को पढ़ाया जाता है, होल नंबर पढ़ाया जाता है ना, होल नंबर। ये सब ना पढ़ना है, ये सब बहुत बेवकूफी भरी बातें हैं, जो बचपन में गलतियां हो गई छोड़ दो, ठीक है। होल नंबर, फुल नंबर, ठिकाना नंबर, फलाना नंबर, ठीक है। ये सब होल नंबर क्या, होल नंबर, फ्रैक्शन नंबर, और टुकड़ा किया, चार भागों में बांटा, रोटी काटा, ये सब हो गया जो करना था, कक्षा 5 6 तक कर लिए, ठीक है। टुकड़ा काटे, चार ठी लिए, एक ठी ले लिए, ठीक है, वो भी अपनी जगह पे सही है, लेकिन अपनी जगह पे सही है। अब उसका कोई वैल्यू वैल्यू नहीं है, ठीक है। वैल्यू तो है ही, क्योंकि बाप की वैल्यू तो रहेगी, ठीक है। बाप की वैल्यू तो रहेगी, भले वो कक्षा 12 फेल है, ठीक है, वैल्यू तो रहेगी ही रहेगी, क्योंकि मैं जो कुछ भी हूँ उनकी वजह से ही तो हूँ। तो मतलब भूल जाओ, फॉरगेट दैट, कि आप जो जानते, रोटी किया, चार टुकड़ा किया, ब्रेड किया, चार टुकड़ा टुकड़ा किया, ठीक है। अभी तो बिहारी एक्सेंट में मेरा आ गया था, ठीक है, बिहारी एक्सेंट में आ गया था। बिहार वाले अड़े को रै बोलते हैं, ठीक है, और रै को अड़े बोलते हैं, है कि नहीं, ठीक है। थोड़ा सा वो गड़बड़ हो जाता है। है, सही बोला हम नहीं, ठीक है। डोंट टेक पर्सनल, कोई बात नहीं, अच्छा लगता है मुझे। आई लव बिहारी पीपुल, ठीक है। आई लव, मतलब आई लव, अगर मैं सबसे ज्यादा अच्छे में, 5 5 6 साल के कैरियर में सबसे ज्यादा विद्यार्थी जो मेरे रहे हैं, वो बिहार के स्टूडेंट रहे हैं, ठीक है। बहुत मानते हैं, बहुत सम्मान देते हैं, कभी कभी इतना देते हैं कि मैं सोचता हूँ इतने के काबिल हूँ कि नहीं, ठीक है। उत्तर प्रदेश वाले थोड़ा मिला जुला उनका रहता है, उनका मूड बदलता रहता है, आज दो आज मत दो, ठीक है। आज दो आज मत दो, ठीक है, उनका बदलता रहता है। लेकिन बिहार वाले अगर डे वन से दे रहे हैं तो कांस्टेंट तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं देखा हूँ, वो प्यार जैसा करते हैं, प्यार जैसा समझते हो ना, जबकि मैं 377 का सपोर्टर हूँ नहीं, ठीक है। वो प्यार जैसा करते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा प्यार करते, मतलब वो बेचैन हो जाते हैं अगर उनसे मेरी बात ना हो, ठीक है, उनसे मेरी बात ना हो तो वो बेचैन हो जाते हैं, ठीक है। ठीक है। हर आदमी किसी न किसी के लिए बेचैन है, बड़ा खतरनाक ये जब दुनिया है भाई साहब, ठीक है। गलत बात है ना, ठीक है। गलत बात है, ठीक है। आ, वो शेर है ना, यहाँ किसी को हसबे आरजू ना मिला, किसी को हम न मिले और हमको वो न मिला, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा हंस लिए, समोसा खाओगे, ठीक है। हम्म। आप अगर ऊपर से नीचे तक देख रहे होगे कि आर के सहारे केवल यन बनाए हो, और यन के सहारे जेड बनाए हो, ठीक है। एन के सहारे जेड बनाए हो, और फिर जेड के सहारे क्यू बनाओगे, ठीक है। ये वाला कंस्ट्रक्शन तो आप लोग जल्दी जल्दी लिख लो, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। डिफाइन, ऑर्डिनरी क्यू मत लिखना ऐसे, बीच में ऐसे आपको करना है, ठीक है। स्टैंडर्ड सिंबल, क्योंकि आप अगर ऐसे लिख रहे हो तो कहीं भी किसी भी देश के कोने में जाओगे, ऐसे लिख दोगे, वो समझ जाएगा आप इसी की बात कर रहे हो। नहीं होता है कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे एक भाषा होती है, ऐसा लिखने से हर मैथमेटिक्स की दुनिया का आदमी समझ जाएगा। अब ये मत इतिहास के आदमी के सामने लिख देना ऐसे, ठीक है। वो नहीं समझ पाएगा, वो कहेगा महापागल आदमी है, थप्पड़ से मार के भगाएगा, ठीक है।
ठीक है। अच्छा, मैथमेटिक्स में ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं ना, मैं तो काफ़ी पढ़ लिया हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी नॉर्मल आदमी से मैथमेटिक्स की बहुत अच्छी-अच्छी बातें मत बताना, नहीं तो चप्पल-जूता उठा के सब मारेगा। कहेगा इसकी मानसिक हालत खराब हो चुकी है। मैं आपको बताऊँ, थोड़ा बहुत ताज्जुब, कभी बताया भी होऊँगा कि ये इतना रियल नंबर है और उसके अंदर छोटा-सा इंटरवल ले लिए, उसमें उतना ही एलिमेंट है जितना इस पूरे रियल लाइन पे। किसी दूसरे से बताओ, कहेगा भाई साहब तुम अभी जाके दवाई करवाओ, ठीक है? दवाई करवाओ, ठीक है? हैं? हैं? किसमें? 6 में? अच्छा, तुम्हारे टाइम पे 6 में ही पढ़ा दिए, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। अच्छी, अरे तो नई किताबें आ गई होंगी, ठीक है। तो मतलब हमारे वहाँ एमएससी 3rd सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। ये प्रूव किया जाता है कि उसमें जितना एलिमेंट एमएससी 3rd सेमेस्टर में जब आप जाओगे एमएससी करने, तो वहाँ सिखाया जाता है। हो सकता है वो बता देते हो, प्रूव नहीं करते होंगे। प्रूव हो जाएगा, बाकायदा प्रूव हो जाएगा, इसमें उतने ही एलिमेंट हैं, जितने कि इसमें एलिमेंट हैं। अब किसी आम आदमी से बताओगे, कहेगा और ये लाइन रुकती भी नहीं है। ऐसा नहीं कि ये लाइन रुक रही है। लाइन इधर भी कोई अंत नहीं है, ये भागती चली जा रही है। अब मैं क्या बताऊँ, दीवार-विवार फोड़ना पड़ेगा उधर से। और इधर भी भाग रही है, ठीक है। और कह रहा है उसके अंदर ये इतनी समय, अब कहेगा भाई पगलाया है ये, ठीक है, पगलाया। नहीं, ठीक है। आगे जाओगे तो फिर उसके बाद गजब-गजब मैथमेटिक्स है। आगे जो मैथमेटिक्स हम लोग काम करते हैं ना, वहाँ पे जाओगे पता चला ये ये इलिप्स, आपका ये कुछ आड़ा-टेढ़ा कर बना लिए, ये सब एक ही हैं, एक ही हैं, ठीक है। एक ही हैं, अब किसी से बताना है, ऐसे एक ही हैं। कहेगा फिर पगलाया भाई साहब ये, आज कुछ सस्ता नशा कर लिए हो क्या? ठीक है, तुम्हारे सब एक ही हैं, आगे जाके सब एक ही हैं, ठीक है। आप तो एक नाम बता दें, आगे जाके पढ़ोगे, रबर सीट जम वी आर रबर सीट ज्योमेट्री, ठीक है। रबर सीट ज्योमेट्री चलती है। रबर सीट ज्योमेट्री का मतलब है कि आपको रबर पे ये फिगर बनाना, ठीक है। रबर रबर का आप कोई लो, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, रबर का कुछ हो, ठीक है, उस पे लो और उसको ट्रायंगल को ऐसे खींच-ऊँच के आप सर्किल में कन्वर्ट कर सकते हो। और खींचोगे ना ऐसे और थोड़ा स्मूथनेस लाओगे तो ये बन जाएगा। और थोड़ा-सा इसे पचकाओगे तो इलिप्स बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा-सा और इसे मतलब एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म हो सकते हो। दीज़ आर द अम, ब्यूटीफुल मैथमेटिक्स। बट किसी नॉर्मल मतलब ऐसे मत बताने लगना, कहेगा खस का भाई साहब ये, ठीक है। तो ठीक है। ठीक है। दिनेश सर को मत बताने लगना, नहीं तो बेहोश-वेहोश हो जाएँगे, ठीक है। कि अभी बताया सर आपको, जो ज्योमेट्री पढ़ाते हैं, ज्योमेट्री वो तो रह ही नहीं गई अब, ठीक है। ज्योमेट्री रह ही नहीं गई वो, ठीक है। ठीक है। चलो वो तो लिख लियो। डिफाइन क्यू m by n such that m n belongs to z। z आपके पास आ चुका है, ठीक है। z आपके पास आ चुका है। तो m और n के रेशियो से आप बना रहे हो, ठीक है। m by n, ठीक है। m by n का कितने लोग मतलब समझते हो, पहले बताओ? कितने लोग m by n का मतलब समझते हो? ये भी समझना ज़रूरी है कि मतलब आधे लोग जानते ही नहीं m by n का क्या मतलब है। m by n का क्या मतलब होता है? अरे डिवाइडेड डिवाइडेड बकवास, आपके पास डिवीज़न कहाँ मैंने बताया है। x माइनस y क्या समझते हो? हाँ, x प्लस y। हाँ, ये सही बताया, तुम ज़्यादा समझते हो, ठीक है। m इंटू 1 बाई n, ठीक है। m बाई n इज़ नथिंग बट दिस क्वांटिटी, m इंटू 1 बाई n, ठीक है, ये है। तो जब आपको 1 बाई n चाहिए, तो इसका मतलब n 0 नहीं होना सकता, ठीक है। ये देखो आर स्टार में डिफाइन किया, आर स्टार लिए थे, वहाँ पे 0 बाहर कर दिए थे। एंड इसी के आगे लिखना है n नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अगर आप n बाई m लिख दिए हो, तो m को नॉन ज़ीरो होना पड़ेगा। आप क्या लिख रहे हो, ये आप पे डिपेंड करता है। a बाई b लिख रहे हो, तो b नॉन ज़ीरो होना पड़ेगा। तो m और n दोनों इंटीजर हैं और n नीचे 0 नहीं हो सकता, ठीक है। नीचे 0 नहीं हो सकता। फिर मैं आपको समझाया था कि अब ये भी पुराना हो चुका है। ओल्ड स्कूल ड्रामा है ये, ठीक है। नए में क्या चल रहा है? m बाई n, m को z से हो, m आपका z से होना चाहिए, लेकिन जो n है वो z में नहीं, नेचुरल नंबर में आ जाएगा। नेचुरल नंबर n फ्रॉम n, नेचुरल नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। एंड जीसीडी ऑफ m और n की जीसीडी क्या होनी चाहिए? 1, ठीक है। आपको समझाया था ना कि जैसे -1/-2 है, दोनों नेगेटिव इंटीजर हैं। एक्चुअल में ये 1/2 ही है, तो नीचे नेचुरल नंबर आ जा रहा है कि नहीं? ठीक है, अगर दोनों नेगेटिव हैं। और मान लो अगर 1/-2 है, नीचे नेगेटिव इंटीजर आ रहा है, तो आप इसको लिख सकते हो -1/2, फिर नीचे आप पॉजिटिव इंटीजर बना लिए, नीचे पॉजिटिव इंटीजर बना लिए।
हर केस में कोई भी केस बनाओ, मैं तुमको दिखा दूं, नीचे पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। और अगर दोनों पॉजिटिव तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ऊपर आ रहा है निगेटिव, नीचे पॉजिटिव, तो फिर नीचे पॉजिटिव ही है। इस केस में दिक्कत होती है, उसको भी आप ऊपर कर सकते हो, ऊपर कर सकते हो। तो यन नीचे आप हमेशा पॉजिटिव बना सकते हो। और साथ साथ ये भी आपको बताया था कि 1/2, 2/, 2 से मल्टीप्लाई 2/4, और आपका 4/8 और 8/16 सब बराबर है, सब बराबर है। ठीक है, तो उसमें से लोगे किसको, 1/2 को केवल लेना है। इसकी खासियत क्या है, 1 और 2 की जीसीडी निकालोगे तो क्या आएगा, और इन दोनों की जीसीडी निकालोगे तो क्या आएगा, इन दोनों की जीसीडी 2, 1 नहीं आ रहा है ना। इसका मतलब ये नहीं लिख सकते यहाँ पे, क्योंकि ये सब इसी के बराबर हैं, और सेट में कोई चीज रिपीट नहीं होती है। इतनी बेवकूफी भरी बात है, कुछ दिन चला। ठीक है, कुछ दिन चला। अगर आप ऐसे लिख दे रहे हो, इसका मतलब 1/2, 2/4, 4/8, 8/16 सब इसके अंदर आएगा, सब इसके अंदर आएगा। एक ही एलिमेंट कितनी बार आ जा रहा है, ठीक है, एक ही एलिमेंट कितनी बार आ जा रहा है, जबकि ये सारे 1/2 ही हैं। तो आपको ये डिफिनेशन जाननी चाहिए, इसको लिखो, ठीक है, ये दिस इज क्यू। ठीक है, बचपन में बहुत चीजें जानते हैं, ठीक है। मैं करते हैं तो वो वहां पे ऐसा नहीं, उनको उनको जो बचपन में पढ़ाया उनको ब्लेम व्लेम मत करना, ठीक है, अपने जगह पे वो सही है जितना। मैं जब बीएससी करने आया था तो मुझे भी बड़ा अजीब अजीब लगता था। और जब बाद में ज्यादा ज्यादा पढ़ा तो मुझे लगा कि क्या ही पढ़ा था मैं, ठीक है, क्या ही पढ़ा था, ठीक है, क्या ही पढ़ा था। और खूब नंबर भी पाता था, टॉपर ओवर भी था, ठीक है। बाय डिफॉल्ट टॉपर बनने का कोई शौक वौक नहीं है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट बनता भी था। और उसी पे मैं बड़ा घमंड करता था कि मुझे बहुत आता है, उसी उस समय। अब नहीं करता हूँ, अब नहीं करता हूँ, ठीक है। अभी भी कहते हो कि आप कहते हो सर आप अकेले पूरा इलाहाबाद अकेले, ये कॉन्फिडेंस है, घमंड नहीं है। कॉन्फिडेंस और प्राउड में अंतर होता है, देयर इज लिटिल बिट डिफरेंस। कॉन्फिडेंस और प्राउड, ठीक है। प्राउड, सॉरी, प्राउड भी तो अच्छा वर्ड है। ईगो, ईगो, ठीक है। एरोगेंस जिसे बोलते हैं, आई एम नॉट एरोगेंस पर्सन, ठीक है। तुम क्यों नजर नहीं मिला पा रहे मुझसे, ठीक है। ठीक है। बिहारी पीपुल लव्स मी अलॉट, ठीक है। ठीक है, ठीक है। एरोगेंस और ईगो ये खतरनाक चीज है, प्राउड खतरनाक चीज नहीं है। मुझे आता है तो आता है, ठीक है, दैट्स नॉट बैड थिंग, ठीक है। हाँ, तुम अब, मैं जब वो कहता हूँ उसी क्षण के लिए, वो क्षणिक, वो आपको हंसी है, ठीक है। आप उसको कुछ बोले ना, ठीक है, तो ठीक है, वो क्षणिक बात थी। तुम लोग थको मत, इसलिए मैं हंसने के लिए बोल देता हूँ, ठीक है। मेरा कोई इंटेंशन होता ही नहीं है, ठीक है। अब मैं क्लास के बाहर भूल भी जाता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए तुम अभी हंसे जा रहा है, ठीक है। इसकी हंसी नहीं रुक रही है, ठीक है, हंसी। तो जी जी। इट्स कॉल्ड द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स, ठीक है। कितने लोग इसमें से 7 बजे आ गए थे, 7 बजे आ गए थे। सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। बात ये हुई कि मतलब, ठीक है, ये सेट ऑफ, और इसके एलिमेंट को आप, द एलिमेंट्स ऑफ क्यू आर कॉल्ड एज रेशनल नंबर्स। बस एक चीज बता दे रहा हूँ, फिर छोड़ दे रहा हूँ, फिर चले जाओ बस। थके हो गए, ठीक है। अब आपकी जो रियल लाइन है, ठीक है, आर मतलब आपके लिए अब रियल लाइन है। अब आप कभी झोला वाला आर मत समझना, आर मतलब रियल लाइन। तो आर के अंदर देखा गया कि मतलब कुछ तो ठीक है, एन भी है, जेड भी है, क्यू भी है, सारे इसके अंदर हैं। लेकिन ये देखा गया कि इसके अलावा भी नंबर्स हैं, ठीक है, इसके अलावा भी नंबर्स हैं। ऐसा नहीं है कि अगर पूरा क्यू के अलावा नंबर देखो, यन अगर आप ध्यान से देखो तो यन जेड के अंदर बैठा हुआ है। कितने लोग इस बात को महसूस कर पा रहे हो, बैठा हुआ है ना, डिफिनीशन से ही देखो, यूनियन किए थे, यूनियन। और जेड आपका क्यू के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है। और अगर क्यू ही पूरा आर हो जाए तो फिर आर पढ़ने की जरूरत क्या होगी, तो सिर्फ क्यू पढ़ लो ना। अगर क्यू ही पूरा आर आ जाए
इसका मतलब फिर आर पढ़ने की जरूरत क्या होगी, क्यू ही से काम चल जाता। इसका मतलब देयर आर नंबर्स जो क्यू के अलावा भी हैं, यानी रियल लाइन में क्यू के अलावा भी नंबर्स हैं, क्यू के अलावा भी नंबर्स हैं। ठीक है, तो ए रियल नंबर, ए रियल नंबर इज कॉल्ड, इसका ए रियल नंबर इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर। ए रियल नंबर, यहाँ एक्स लिख दो, एक्स। ए रियल नंबर एक्स इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर इफ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू। और अगर यक्स क्यू में नहीं, इसका मतलब यक्स को क्या बोलते हो, यक्स, अगर क्यू के एलिमेंट को रेशनल नंबर बोलते हो और यक्स क्यू में नहीं, इसका मतलब यक्स रेशनल नंबर नहीं होगा। तो नॉट इरेशनल जो होगे वो उन्हीं को क्या बोलोगे, इरेशनल। नॉट इरेशनल इज इरेशनल, ठीक है, नॉट इरेशनल इज इरेशनल। एक चीज आपको और जान के बड़ा ताज्जुब होगा, अगर एक आध एग्जाम्पल बताओ इरेशनल नंबर के। बचपन में एक आध करवाया, सबसे पहला एग्जाम्पल जो मुझे करवाया गया था, मुझे जहां तक याद आ रहा है, मुझे जो करवाया गया था, रूट 2 को प्रूव करो कि इरेशनल नंबर है। ठीक है, यही पहला मुझे करवाया गया था, मुझे जहाँ याद है। ठीक है, रूट 3, ठीक है, रूट 3। लेकिन ये सब उतने मजेदार नहीं है। आप ये जानते हो, ये ई, पाई, ठीक है, ये और तमाम ऐसे हैं, इन्हीं से तमाम बना सकते हो। ठीक है, जो महत्वपूर्ण बात आपको जान के ताज्जुब ये होगा, उसको आप नोट में लिख लो। ठीक है, कि क्यू के अलावा जो होंगे, अब डिफिनेशन तो ये क्लियर हो गई ना, क्यू के अलावा जो होंगे वही क्या कहलाएंगे, इरेशनल। इसका मतलब आर जो है बेसिकली क्यू यूनियन क्यू डैश, और ये क्या है, द सेट ऑफ इरेशनल नंबर। यानी क्यू में ये ऐड कर दोगे तब पूरा आर बन जाता है आपका, क्यू यूनियन क्यू डैश, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। ठीक है, और एक चीज आप और नोटिस करोगे कि क्यू और क्यू डैश के इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि डिफिनीशन यही कह रहा है कि जो रेशनल नहीं होगा उसी को इरेशनल बोलोगे। तो क्या क्यू और क्यू डैश के इंटरसेक्शन में कुछ आएगा, ये क्यू नहीं है, ये इम्पटी सेट है, इम्पटी सेट है। ठीक है, आधे लोग यहाँ भी क्यू बना लेंगे, इम्पटी सेट है। ठीक है, अब इसका मतलब क्यू डैश फिर क्या हो जाएगा, सो अगर कह रहे हो कि दोनों का यूनियन आर है और दोनों के इंटरसेक्शन में कुछ कॉमन नहीं है, तो आर क्यू डैश क्या होगा फिर, थोड़ा सा अब इतनी तो मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए। आर माइनस क्यू, ठीक है, आर माइनस क्यू। ठीक है, तो ये आपके लिए ज्ञान की बात है, आप अभी थोड़े छोटे लेवल पे नहीं जान पाओगे कि जो क्यू डैश है, ठीक है, जिसको आप आर माइनस क्यू लिख रहे हो, और उसके पहले आप ये सिंबल लगाते हो, इसका मतलब क्या है, जब आप ये सिंबल लगा देते हो किसी सेट के पहले, तो क्या मतलब बताता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्यू डैश या आर माइनस क्यू, ये फार फार ग्रेटर देन होता है, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्यू। आपको झटका लगेगा, ठीक है, ये झटका लगेगा, ठीक है, फार फार ग्रेटर देन, मतलब रियल लाइन में इरेशनल नंबर की संख्या बहुत बहुत ज्यादा रादर की रेशनल नंबर। आप बहुत छोटे नंबर से अपने जीवन यापन का काम करते हो, रूट 2 से आपका कोई काम नहीं होता है। ठीक है, जो आप व्यवहारिक जीवन जीते हो वो आपका रेशनल से ही होता है, और उनसे कहीं ज्यादा नंबर्स कौन से हैं, इरेशनल नंबर। ये इतना ग्रेटर लगाया हूँ। ठीक है, जाओ कल बात करते हैं फिर इसके बाद। ठीक है, ओके ओके।